हेलो दोस्तों। मई तक का करंट अफेयर कवर हो चुका है। ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर है और इसमें आप देखेंगे तो अंडरलाइंड हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन्हीं पर बात कर रहे हैं जो अभी तक मैगजीन्स का वीडियो बनाए हैं। तो इसी तरीके से इस मैगजीन में भी करने वाले हैं और पूरा का पूरा मार्च महीने का जो करंट अफेयर होगा अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर होगा वो भी करीब 1.5 घंटे में, 1.5 से पौने 2 घंटे में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमको पीटी के हिसाब से ही चलना है। अभी मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना करेंगे कि इसका पीटी का कवर हो जाए एक बार। ओके, तो शुरुआत हम जैसे करते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये संस्कृति आईएएस का करंट अफेयर है, आप लोग देख रहे हैं। इसमें आप टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक कई सारा इसमें दिख रहा है। यहाँ पे सीसैट का भी इसमें है और आपका मेंस का भी है सब कुछ। ठीक है, और निबंध का भी टॉपिक इसमें दिया गया है। बात करेंगे हम सबसे पहले इतिहास, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित मामले की। तो सबसे पहले थाईपुसम। थाईपुसम क्या भाई? भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में तमिल मूल के हिंदुओं द्वारा थाईपुसम उत्सव का आयोजन किया गया है। हर साल 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच मनाया जाता है। तमिल पंचांग के अनुसार 10वें महीना थाई मतलब जनवरी फरवरी में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यह हमें याद रखना है। और भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित ये उत्सव है, तो उनके बारे में देखें तो भगवान मुरुगन भी कहा जाता है। इनका प्रतीक है मोर का पंख, आपको ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश महिला भक्त भगवान को समर्पित करने के लिए दूध का एक बर्तन ले जाती है जिसे पालक कुड्डम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है भाई? दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो एक शब्द है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ने प्रोजेक्ट एलोरा, एलोरा का फुल फॉर्म है एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, है ना, एलोरा की शुरुआत की है। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है, आपको ये पता होना चाहिए। विशेषता यह है, इसके तहत प्रारंभिक रूप से शोधकर्ताओं द्वारा मुंडेरी, गोंड, इदू, मिसमी भाषा के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। मुंडेरी भाषा क्या है? तो मुंडेरी भाषा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाती है। यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है और इसकी लिपि मुंडेरी बानी का आविष्कार रोहिदास सिंह नाग ने किया था। ठीक है, याद रखना। गोंडी भाषा क्या है? गोंडी भाषा जो है ना, ये उर्दू के अलावा गोंडी एकमात्र ऐसी भाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बोली जाती है। उत्तरी और मध्य भारत में गुजराती को छोड़ दिया जाए तो यह एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इदू मिसमी क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में मिसमी लोगों द्वारा बोली जाती है, इसे एक लुप्तप्राय भाषा माना जाता है। ठीक है, शालिग्राम शिलाओं की बात करें तो इसमें इससे संबंधित बात करेंगे। यहाँ पे अभी अयोध्या में मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, ये 2 पवित्र शालिग्राम शिलाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लाई गई हैं। ठीक है, आपको पता है। और इसे नेपाल के जनकपुर स्थित गलेश्वर धाम से कहाँ से लाया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना चाहिए। ये क्या होती? मानव विज्ञानी हॉली वॉल्टर्स ने अपनी पुस्तक शालिग्राम पिलग्रिमेज इन द नेपाल हिमालयाज में कहा है कि शालिग्राम शिलाएं अमोनाइट के जीवाश्म है जो एक प्रकार का मोलस्क होता है। नेपाल हिमालय से निकलने वाली काली गंडकी, जो गंडक की घाटी में बड़ी संख्या में अमोनाइट के जीवाश्म पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका धार्मिक महत्व भी है कुछ। सीधे कुंडलित गोले वाले इन विशिष्ट जीवाश्मों का हिंदुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व है। ठीक है, भगवान विष्णु को देवी तुलसी की पवित्रता को धोखा देने के लिए शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप मिला था। ठीक है, याद रखना ये सब। चलिए आगे देखें, कुंतला कुमारी साबत। राष्ट्रपति महोदय ने बजट भाषण के दौरान कुंतला कुमारी साबत की एक प्रेरक कविता का जिक्र किया है बजट भाषण के दौरान। याद रखना, 8 फरवरी 1901 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। इनको उत्कल भारती की उपाधि भी प्राप्त है। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें तो अंजलि, स्फुलिंग, आह्वान, गरजात, कृषक, ये सारी इनकी रचनाएं हैं।
इन्होंने न केवल ओडिया में बल्कि अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी में भी रचना की है। याद रखना, इन्होंने बरेली में अखिल भारतीय आर्य महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। अलीगढ़ छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। भरतपुर में बौद्ध मठ परिसर की बात करें, पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के भरतपुर में उत्खनन के दौरान एक विस्तारित बौद्ध मठ की उपस्थिति का पता चला है। याद रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कोलकाता परिक्षेत्र ने इस बौद्ध मठ के संरचनात्मक परिसर की उपस्थिति का पता लगाया है। ठीक है, इसकी ये स्थल दो कारणों से, मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ये दामोदर नदी के तट पर एक प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती की मौजूदगी है जो 2000 ईसा पूर्व की हो सकती है, जिसका धर्मनिरपेक्ष महत्व और ग्रामीण कृषि स्थल केंद्र के रूप में महत्व हो सकता है। बौद्ध मठ परिसर है, इस कारण इसका धार्मिक महत्व हो सकता है। इसके पहले 1972 से 75 के बीच ASI और बर्धमान विश्वविद्यालय पुरातत्वविदों द्वारा किए गए उत्खनन में यहाँ एक बौद्ध स्तूप भी मिला था। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों की बात करें तो बुद्ध की 5 बैठी हुई मूर्तियां यहाँ पे प्राप्त हुई थी जब 70 के दशक में उत्खनन हुआ था। भूमि स्पर्श मुद्रा, दाहिने हाथ की सभी 5 अंगुलियां जमीन को छूने के लिए फैली हुई थी। ये याद रखना कौन से हाथ की अंगुलियां हैं। ये मुद्रा जो है ज्ञान प्राप्ति के समय अर्थात ज्ञानोदय का प्रतीक है। लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची ये लघु मूर्तियां संभवतः मठ में पूजा के लिए उपयोग की जाती थी। भूगोल से संबंधित बात करें, जलवायु परिवर्तन से जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने भारत के 46 प्रमुख बांधों के जल ग्रहण क्षेत्रों में हाइड्रोक्लाइमेटिक परिवर्तन और इससे जल विद्युत उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, इतना हमें इसमें जानना है। बाकी थोड़ा सा ये देख लेंगे कि उत्तर और दक्षिण भारत के बांधों की तुलना मध्य भारत के बांधों में जल प्रवाह और जल विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक है, ये हमें याद रखना। ठीक है, हाइड्रोक्लाइमेट परिवर्तन क्या होता है? वैश्विक तापमान में वृद्धि हाइड्रोलॉजिकल चक्र या जल चक्र को बाधित कर सकती है क्योंकि इसकी प्रक्रियाएं जो होती हैं तापमान पर अत्यधिक निर्भर हैं। उच्च तापमान के कारण वातावरण में अधिक मात्रा में जल से वर्षा की अधिक तीव्र घटनाएं संभव हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सामाजिक घटनाक्रम की बात करेंगे। स्वरोजगार महिला संघ, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने गुजरात की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने इलाबेन भट्ट को श्रद्धांजलि दी और स्वरोजगार महिला संघ सेवा का उन्होंने दौरा भी किया है। ठीक है, याद रखना, इस दौरान हिलेरी क्लिंटन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए $50 मिलियन वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष की घोषणा भी की है। इन्होंने इलाबेन भट्ट के बारे में बात करें, गुजरात में जन्मी ये प्रसिद्ध गांधीवादी थी भाई। महिलाओं के रोजगार के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए इन्होंने। महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जैसे उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1977 में, राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान उनको मिल चुके हैं। सेवा की बात करें तो इसकी शुरुआत इलाबेन भट्ट ने 1972 में अहमदाबाद शहर में गरीब स्वनियोजित महिलाओं के एक ट्रेड यूनियन के रूप में हुई थी। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की महिला विंग के रूप में स्थापित हुआ था। ये टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है कपड़ा श्रमिकों के लिए भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1920 में अनुसुईया साराभाई और महात्मा गांधी ने की थी। आगे चलेंगे। भारतीय व्यापार संघ अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन है। याद रखना, सेवा के 4 घटक हैं। सेवा के जो 4 घटक हैं कौन कौन से? एक है संगठन, दूसरा है क्षमता निर्माण, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा और चौथा है पूंजी निर्माण। ठीक है, नमस्ते योजना क्या है भाई? केंद्र सरकार सभी शहरों कस्बों में सेप्टिक टैंक सीवर की 100% यांत्रिक सफाई पर विचार कर रही है। ठीक है, 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री ने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए सेप्टिक टैंक सीवरों की 100% यांत्रिक सफाई के लिए सक्षम किया जाएगा। सभी शहरों कस्बों को मैन होल से मशीन होल मोड में बदलने के लिए बजट में नमस्ते योजना के लिए लगभग 100 करोड़ का आवंटन हुआ, याद रखना चाहिए। इसका अनुमोदन 360 करोड़ रुपए की लागत के साथ 4 वर्षों के लिए 2022-23 से 25-26 4 साल के लिए है, ये भी याद रखना है। नमस्ते योजना देखें तो मशीन के स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक सक्षम पारितंत्र का निर्माण करते हुए उनकी सुरक्षा और गरिमा की परिकल्पना करती है। ठीक है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? सीवर कार्य में संलग्न कर्मियों की मृत्यु को समाप्त करना। भाई, सभी कार्यकुशल श्रमिकों द्वारा स्वच्छता का काम किया जाना है। किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना है। सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच सुनिश्चित करनी है। स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार देना है। स्वच्छता सेवा की इच्छा रखने वालों जो व्यक्ति संस्था हैं उनको पंजीकृत कुशल सफाई कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए जागरूक करना है। सुरक्षित स्वच्छता कार्य का प्रवर्तन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और यूएलबी स्तरों पर निरीक्षण और निगरानी प्रणालियों को मजबूत बनाना है। ये सारे इसके क्या है? उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे है चाइल्ड केयर अटेंडेंट सुविधा। चाइल्ड केयर अटेंडेंट सुविधा क्या है? सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रजनन दर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी महिला कर्मचारियों को नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए उनके घर पर निःशुल्क चाइल्ड केयर अटेंडेंट की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, सिक्किम सरकार ने इसके लिए 40 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को भर्ती करने का निर्णय लिया है। याद रखना, सरकारी महिला कर्मचारियों के घर में 1 वर्ष के लिए उनको तैनात किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला चाइल्ड केयर अटेंडेंट को हर महीना 10,000 रुपया दिया जाएगा पारिश्रमिक। सिक्किम में कम प्रजनन दर एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और वर्तमान में सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या 7 लाख से भी कम है और प्रजनन दर है 1.1%। इनमें से लगभग 80% जनजातीय समुदाय के लोग हैं। ओके, सिक्किम सरकार द्वारा दिए गए पूर्व प्रोत्साहन की बात करें तो जनजातीय समुदायों से संबंधित महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए मौद्रिक और अन्य प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गई है। ठीक है, इसके अलावा सरकारी महिला कर्मचारियों को 365 दिनों का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा, जबकि एक पुरुष कर्मचारी को 30 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा ताकि उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जिन महिलाओं को सामान्य तरीके से गर्भधारण करने में परेशानी हो रही है उनके लिए सिक्किम सरकार ने राज्य के अस्पतालों में IVF की सुविधा भी शुरू की है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, ध्यान रखना। और इस प्रक्रिया के जरिए मां बनने वाली सभी माताओं को 3 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी, ये भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे अब हम। ठीक है, चलिए, इसमें ग्राम रक्षा गार्ड क्या है? जम्मू संभाग के सीमावर्ती जिलों विशेष रूप से राजौरी और पुंछ में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि के कारण ग्राम रक्षा समितियों के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। ठीक है, अगस्त 2022 में ग्राम रक्षा समितियों के संचालन के निर्देश जारी किए गए थे। 90 के दशक के मध्य में स्थापित VDC ने जम्मू संभाग में उग्रवाद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसका नाम हो गया ग्राम रक्षा गार्ड, VDG हो गया। 2020 में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 89 में संशोधन से जिला विकास परिषद की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। ओके, चलिए आगे चलेंगे। अमृत उद्यान ये क्या है? राष्ट्रपति भवन, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। उद्यान में डहेलिया की लगभग 2500 किस्में, गुलाब की 120 किस्में मौजूद हैं इस समय, ये ध्यान रखें। यह उद्यान मूल रूप से ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन में विभाजित है। भैया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये। ओके, 15 एकड़ में फैले इस उद्यान का नाम जम्मू कश्मीर में और ताजमहल के आसपास बनाए गए उद्यानों की वास्तुकला की मुगल शैली के कारण रखा गया है। ठीक है, इसकी वास्तुकला शैली की बात करें तो इसमें मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों के उद्यान का एक साथ उपयोग किया गया है। इस उद्यान को भू निर्माण की मुगल शैली, फारसी शैली में डिज़ाइन किया गया। एडविन लुटियंस ने 1917 में इस उद्यान को डिजाइन किया था। तथ्य जांच पर प्रस्तावित IT नियम, इससे संबंधित कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो शेंजन क्षेत्र में नए सदस्य, ये क्या है? क्रोएशिया यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने के साथ साथ शेंजन क्षेत्र में शामिल होने वाला नवीनतम राष्ट्र बन गया। इससे पहले क्रोएशिया की मुद्रा क्रोएशियाई कुना हुआ करती थी, अब कौन सी है? यूरो है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या है शेंजन क्षेत्र? अब इसके बारे में देखेंगे। तो यूरोप के पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र को ही शेंजन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र है। इसमें शामिल देशों ने आधिकारिक रूप से अपने नागरिकों के लिए पासपोर्ट अन्य सभी प्रकार के सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। यह क्षेत्र 14 जून 1985 को
हुए शेंजन समझौते द्वारा अस्तित्व में आया था। 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। आबादी है 420 मिलियन। इसका संचालन एकल राष्ट्र की तरह होता है। शेंजन नियमों को 99 में एम्स्टर्डम समझौते द्वारा यूरोपीय संघ के कानून में शामिल किया गया था। ये है, इसमें शामिल देश हैं। शेंजन क्षेत्र में शामिल यूरोपीय संघ के देश कौन कौन से हैं? तो उसमें क्रोएशिया है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन है। जबकि शेंजन क्षेत्र में शामिल हैं लेकिन यूरोपीय संघ से बाहर है, वो है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। लेकिन जो शेंजन क्षेत्र में शामिल नहीं है लेकिन यूरोपीय संघ में है, वो हैं बुल्गारिया, साइप्रस, रोमानिया और आयरलैंड हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका। लाभ हो क्या होगा, ये सब नहीं। 27वां देश बना है ये आपको शेंजन क्षेत्र में, ये 27वां देश बना हुआ है भाई, बस इतना आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय संघ की बात करें, 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी maastricht संधि के द्वारा। ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय, 27 देश इसके हैं वर्तमान में। 2020 में यूके इस संघ से बाहर हो गया, यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस संघ को अधिकार, आप्रवास, शरण, न्यायिक मामलों के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाकर एकल मुद्रा, एकीकृत विदेश सुरक्षा नीति, सामान्य नागरिकता के माध्यम से यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। आगे है त्रिपक्षीय सहयोग पहल, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में ये पहल है भाई, याद रखना। इसमें और क्या देखेंगे, इसके जो उद्देश्य हैं, सौर, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता क्षेत्र में मिलकर कार्य करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं। भारत में G20 यूएई में होने वाले COP28 की पृष्ठभूमि में विभिन्न त्रिपक्षीय कार्यक्रमों का आयोजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लागू करने के लिए सहयोग की पहचान करना भी इसका उद्देश्य है, ये भी याद रखना। बहुसंकट की बात करेंगे। बहुसंकट क्या है भाई, इसमें देखेंगे तो विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व के सामने बहुसंकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुसंकट की स्थिति क्या है भाई, यह पद पहली बार 99 में फ्रांसीसी दार्शनिक एडगर मोरिन और ब्रिगिट केर्न ने अपनी पुस्तक होमलैंड अर्थ ए मैनिफेस्टो फॉर अ न्यू मिलेनियम में गढ़ा था। विभिन्न वैश्विक प्रणालियों में एक साथ कई विनाशकारी घटनाओं, परिस्थितियों का सृजन होना जिनसे मानवता के लिए संकट उत्पन्न होता हो, उसे कहते हैं बहुसंकट। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, रिस्क्स हैं, ये सब फिलहाल नहीं देखने हमको। इसमें आगे चलते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 और बहुसंकट की बात भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। आगे है हाइफा बंदरगाह। हाइफा बंदरगाह, अडानी समूह ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। ठीक है, याद रखना, हाइफा की लड़ाई में भारतीय सैनिकों के योगदान के कारण इस शहर का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। महत्व क्या है इस बंदरगाह का, तो हाइफा इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह इजराइल के लिए रणनीतिक आपूर्ति बंदरगाह है। यह यात्री व्यापारी दोनों सेवाएं देता है। हाइफा की खाड़ी उत्तरी इजराइल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। यह विश्व के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग स्वेज नहर के निकट अवस्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह जो वर्ष भर संचालित होता है। इजराइल का एकमात्र रासायनिक टर्मिनल यहीं पर है, जिसे रसायनों के परिवहन भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हाइफा की लड़ाई क्या है। 23 सितंबर 1918 को हुई इस लड़ाई में जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर रियासतों के भारतीय सैनिकों ने हाइफा की मुक्ति के लिए योगदान दिया था। भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना की महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक माना जाता है। और 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड ने हाइफा शहर में और उसके आसपास ऑटोमन तुर्कों के ठिकानों पर तीव्र आक्रमण कर दिया था। ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी के नेतृत्व में लड़ने वाले भारतीय घुड़सवार ब्रिगेड ने हाइफा को तुर्की जर्मन सेना के चंगुल से मुक्त कराने में मदद की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ग्रीन डील परियोजना क्या है? ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान क्या है ये? यूरोपीय संघ ने अपने हरित उद्योग का समर्थन विस्तार करने के लिए ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान का प्रस्ताव रखा है। उद्देश्य है लाल फीताशाही में कमी लाना, बड़े पैमाने पर सब्सिडी प्रदान करना है। ठीक है, याद रखना। इसे अमेरिका के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का काउंटर माना जा रहा है। अब ये क्या है? अगस्त 2022 में राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने जलवायु परिवर्तन कानून का अनावरण किया, जो $390 बिलियन को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्देशित करेगी। ये ग्राहकों, निर्माताओं दोनों को भारी टैक्स ब्रेक और प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रमुख बिंदु इसमें देखें, नियामकीय ढांचे को सरल करना है। ये योजना नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट तैयार करेगी। ये न केवल नियमों को सरल करेगा बल्कि हरित परियोजनाओं के अनुमोदन की गति को भी तेज करेगा। इसमें एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट भी शामिल है। यह नेट जीरो तकनीक विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी सामग्रियों तक पहुंच भी प्रदान करेगा। ठीक है, धन तक तीव्र पहुंच प्रदान करेगा। भविष्य में निवेश आवश्यकताओं के लिए एक संरचनात्मक उपाय के रूप में यूरोपीय संप्रभुता कोष स्थापित करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें कौशल विकास का भी मामला है, व्यापार नेटवर्क में सुधार का भी मामला है। ठीक है, संविधान की बात करें, 2 सिद्धि और सदस्यों की अयोग्यताएं। लक्षद्वीप से लोकसभा सदस्य पी मोहम्मद फैजल, उत्तर प्रदेश से विधानसभा सदस्य हैं अब्दुल्लाह आजम खान को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्यताओं से जुड़े जो प्रावधान है वो एक तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? लाभ का पद धारण करना, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित विकृत मानसिक स्थिति, अनुन्मोचित दिवालिया होने की स्थिति, भारत का नागरिक न होना, संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून के अधीन निर्योग्यता, दल बदल कानून के तहत अयोग्यता, और अनुच्छेद 191 में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए भी समान प्रावधान दिया गया है। तो विधानसभा के सदस्यों के लिए अयोग्यता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 191 में है, ये हमको पता हो गया। फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी करता है। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान होंगे भाई? कारावास की अवधि के अलावा व्यक्ति अतिरिक्त 6 वर्ष के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की व्याख्या में ये जो धारा 8 है ना, इसको क्या किया गया? अवैध माना गया था। ठीक है, संसद और विधायक के लिए विशेष न्यायालय की बात करें तो इसमें कुछ समय पूर्व MP MLA कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से विधायक आजम खां को दोषी ठहराया था, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सांसद विधायक के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। तदनुसार 12 विशेष न्यायालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2 हैं, यूपी में 1 है, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, हर एक राज्य में एक विशेष न्यायालय है। ठीक है, वर्तमान में 9 राज्यों में 10 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। बिहार और केरल के विशेष न्यायालयों को बंद कर दिया गया है, ये भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि BPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसमें जो दल बदल विरोधी कानून है, इसमें निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग दे, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर ले, किसी सदस्य द्वारा सदन में दल के व्हिप के विपरीत मतदान कर दे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? वो अयोग्य मान लिया जाएगा। साथ ही सदस्य बनने के 6 माह के उपरांत मनोनीत सदस्य द्वारा किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर भी वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, सरकार की बात करें तो सरकार से संबंधित जो बात करेंगे हम सब, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। ठीक है, एक यहाँ पे ये देख लेंगे, ये नहीं, छोड़िए इसको। आर्थिक विकास की बात करें, कृत्रिम हीरा की बात करते हैं। बजट भाषण में प्रयोगशाला में हीरों के विकास के क्षेत्र में उच्च रोजगार क्षमता को इंगित करते हुए भारत में इसके अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। ठीक है, कृत्रिम हीरा क्या होता है? एक ऐसा हीरा जो प्रकृति में पाए जाने वाले हीरों की विकास प्रक्रिया को दोहराकर अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। ये सस्ते होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। भारत में कृत्रिम हीरा की बात करें तो प्राकृतिक हीरों की तरह भारत ने प्रयोगशाला में विकसित हीरों को तराशने और चमकाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। 2018 से 22 के दौरान पॉलिश किए गए प्रयोगशाला विकसित हीरों का भारत से निर्यात $27.4 करोड़ से बढ़कर $129.3 करोड़ पर पहुंच गया।
भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, यूएई, इजराइल, बेल्जियम आदि को पॉलिश किए गए कृत्रिम हीरों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 67% है। इसके बाद 14% की हिस्सेदारी के साथ हांगकांग दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उपयोग क्या? आभूषण उद्योग के अलावा कृत्रिम हीरे का उपयोग कंप्यूटर चिप्स को बनाने में, उपग्रह, 5G नेटवर्क में भी किया जाता है। कृत्रिम हीरों की तापीय चालकता उच्च होती है, जबकि विद्युत चालकता नगण्य होती है। अतः इनका उपयोग उच्च शक्ति वाले लेजर, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि में ऊष्मा प्रसार के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये इसमें इतना पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट से संबंधित बात करेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित बात करेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की राजस्थान का राज्य वन विभाग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा, जलीय भैंसों, मगरमच्छों, डॉल्फिन, विदेशी प्रजातियों सहित आर्द्रभूमि प्रजातियों के लिए एक चिड़ियाघर की योजना बना रहा है। ठीक है, याद रखना। केवलादेव के लिए आर्द्रभूमि बाह्य स्थानीय संरक्षण प्रतिष्ठान योजना राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना का हिस्सा है। इसके लिए फ्रांस सरकार की विदेशी विकास शाखा ने वित्त उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? इसमें संकटापन्न जीवों, पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है तथा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। ठीक है, याद रखना। केवलादेव की बात करें, 85 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है। 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। यह पहले आर्कटिक प्रवासी जल पक्षी, ग्रेट स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल जैसी विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजातियों का महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है। ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय साइबेरियाई सारस की आबादी का मुख्य शीतकालीन आवास भी है। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान, ये क्या है? केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया है? गोवा में किया है। किसने किया है? तो आपको पता हो गया। गोवा स्थित नंदा झील एक रामसर स्थल है, तो नंदा झील के बारे में भी पता हो गया कि ये गोवा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अभियान आर्द्रभूमि का संरक्षण करने के लिए संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के साथ समाज के सभी स्तरों पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सकारात्मक कार्यों को सक्षम बनाते हुए समाज के सभी स्तरों को शामिल करता है। इस अवसर पर 2 पुस्तकों, इंडिया 75 अमृत धरोहर इंडिया रामसर साइट्स फैक्ट बुक और मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क्स इन वेटलैंड्स ए प्रैक्टिशनर्स गाइड का भी विमोचन किया गया है। ठीक है, याद रखना इसको। और इस समय 75 हो गए हैं रामसर स्थल भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें तो आर्द्रभूमि दिवस के लिए 2023 की विषय वस्तु जो रही है वो रही वेटलैंड रिस्टोरेशन। याद रखना 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारतवर्ष 82 से इस कन्वेंशन का एक पक्षकार है। अब तक 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 75 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। ठीक है ना, अब इधर कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी है भारत की वर्तमान स्थिति देखें। एशिया में भारत के पास रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो इन स्थलों को वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और मानव कल्याण का समर्थन करता है। ठीक है, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में सहभागिता मिशन शुरू किया जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्रभूमि के एक स्वस्थ प्रभावी ढंग से प्रबंधित नेटवर्क का अभियान है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलेंगे। 2023-24 में सरकार ने विभिन्न हरित पहलें जैसे अमृत धरोहर, मिष्टी, पीएम प्रणाम, ग्रीन क्रेडिट, मिशन लाइफ और हरित विकास शुरू किया है। ठीक है, अब डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व की बात कर लें। ये क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? ओडिशा के संबलपुर जिले में है। हीराकुंड जलाशय से घिरा हुआ है उत्तर में, पूर्व और उत्तर में। यह स्थलीय जलीय जैव विविधता दोनों का समर्थन करने वाले अभयारण्यों में से एक है, ये याद रखना है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरनसाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने विद्रोह के दौरान अभयारण्य के भीतर स्थित बारापाथारा में अपना गुप्त ठिकाना भी बनाया था। ठीक है, अभयारण्य में स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियां हैं, पक्षियों की 200, सरीसृप की 40, उभयचरों की 12, मछलियों की 42 और ओडोनेट की 39, तितलियों की 85 और मकड़ियों की 38 प्रजातियां हैं। यह अभयारण्य तेंदुआ, भारतीय बाइसन, चौसिंघा के लिए प्रसिद्ध होने के कारण एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थल भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब
हाथरस नरेंद्रानी की बात करेंगे। शोधकर्ताओं ने केरल की कोले आर्द्र भूमि क्षेत्र में कुक्कू मधुमक्खी की एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम क्या है? थायरस नरेंद्रानी है। ठीक है, इसका नामकरण कीट विज्ञानी के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रोफेसर टी.सी. नरेंद्रन के नाम पर रखा गया। भैया याद रखना चाहिए। एपिडे परिवार के हाइमनोप्टेरा गण के थायरस वंश से संबंधित है। थायरस वंश में कुक्कू मधुमक्खियां या क्लेप्टोपैरासिटिक मधुमक्खियां शामिल होती हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए। और कुक्कू मधुमक्खियां अन्य मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे देती हैं और परजीवी की तरह रहती हैं। तो ये कैसी हैं? परजीवी की तरह होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये मधुमक्खियां ज़्यादातर अमेजिला और एंथोफोरा वंश की मधुमक्खियों पर परजीवी रहती हैं, याद रखना चाहिए। अन्य मादा मधुमक्खियों के विपरीत इनमें पराग संग्रह करने वाली संरचना नहीं होती है। ठीक है, कोले आर्द्र भूमि के बारे में बात करें तो ये केरल के त्रिशूर और मलप्पुरम जिले में है। इसका विस्तार दक्षिण में चालकुडी नदी के उत्तरी किनारे से लेकर उत्तर में भरतपुझा नदी के दक्षिणी किनारे तक फैला हुआ। मतलब उत्तर में भरतपुझा और दक्षिण में चालकुडी नदी है, याद रखना। इसके बीचों बीच में ये है। यह एक अद्वितीय और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। आर्द्रभूमि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। इसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। केरल में सबसे बड़ी और संकटग्रस्त आर्द्रभूमियों में से एक है। साथ ही ये प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है। ये पक्षियों की संख्या के मामले में भारत में तीसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और इसलिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे, ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से शामिल किया है इसको। ठीक है, याद रखना। मुनरो थुरुथु द्वीप समूह, ये क्या है? मानव जनित कारणों से मुनरो थुरुथु भूमि क्षेत्र का लगभग 39% का संकुचन हो गया है। ये कहाँ है? केरल के कोल्लम जिले में है। अष्टमुडी झील और कल्लम नदी के संगम पर है। इसे केरल का डूबता द्वीप भी कहा जाता है। ये 8 छोटे द्वीपों का समूह है, याद रखना है। और ये 13.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे है बीटल की नई प्रजाति की खोज हुई है। बीटल मतलब भृंग, जिसको झींगुर बोलते हैं हम सब, उसकी नई खोज हुई है भारत में ही। जो टॉक्स जर्नल में इसका अध्ययन बताया गया, इसकी रिपोर्ट आई है। और इस खोज में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पुणे स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र का योगदान है। वैज्ञानिक नाम इसका है ओमोर्गस खांडेस और ये एक शव पक्षी प्रजाति है, इसलिए इसे केराटिन बीटल भी कहते हैं। शव पक्षी ऐसे जीव होते हैं जो मृत पशु बायोमास जैसे शवों, अपक्षयित मांसपेशियों, कोमल ऊतकों का उपभोग करके पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये है आपका ट्रोगिडे परिवार से संबंधित है। नई प्रजाति ट्रोगिडे परिवार से संबंधित है। दुनिया भर में प्रमुख महाद्वीपों पर लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, याद रखना। भारत में इस परिवार की कुल 14 मौजूदा प्रजातियां हो गई हैं इस समय। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। महत्व की बात अगर करें तो शरीर के अपघटन के दौरान प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले पहुंचने वालों में उड़ने वाली मक्खियां शामिल होती हैं। ये बीटल फॉरेंसिक साइंस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी जानवर या मनुष्य की मौत के समय का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1916 को तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय कोलकाता में है। इसके कई क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। 2021 तक भारत के कुल 1,02,718 प्राणियों की प्रजातियों को परिभाषित किया जा चुका है, ये भी बात याद रखनी चाहिए। सिसिलियन जीवाश्मों की खोज हुई है, ये क्या है? अमेरिका के जीवाश्म विज्ञानियों ने पहले ट्राइसिक युग के सिसिलियन जीवाश्मों की खोज की है, इसमें याद रखना चाहिए। इस जीवाश्म का नाम है फुंकस वर्मिस गिलमोरेई। अध्ययन इसका नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही इस खोज से पहले प्रारंभिक जुरासिक काल के 10 सिसिलियन जीवाश्मों की खोज की गई थी। ठीक है, प्राचीन समय से के सिसिलियन जो थे, इनके बारे में देखें तो इनके शरीर में बुलेट के आकार की खोपड़ी होती थी। एक जोड़ी छोटी आंखें, अग्र और पश्चपाद होते थे। इनकी लंबाई 6 इंच से 1 फुट तक होती थी। यह है आपका, ये शायद एक छोटे सैलामेंडर के आकार के थे और एक छोटे मांसाहारी के कीड़ों का सेवन भी करते। ट्राइसिक युग की बात करें, मेसोजोइक युग की पहली और सबसे छोटी अवधि है, जिसमें प्रमुख परिवर्तनों जैसे महाद्वीपों का वितरण, जीवन का विकास आदि की शुरुआत को चिन्हित किया। इस युग की शुरुआत में केवल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अस्तित्व में था। हालांकि इसके अंत में प्लेट विवर्तनिक गतिविधि में
तेजी आई थी। ठीक है, याद रखना इसको। आगे चलेंगे बार हेडेड गूज। ये क्या है? 2014 में मंगोलिया में टैग किए गए बार हेडेड गूज को तमिलनाडु के कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य में देखा गया। तो एक चीज़ हमको पता हुआ, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। पूर्व और दक्षिण एशिया का यह एक स्थानीय पक्षी है, याद रखना चाहिए, और शीतकालीन प्रवासी पक्षी प्रजातियों में से एक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। ये उड़ान के दौरान पक्षी पूरी तरह से धूसर दिखाई देता है। ये घास, जलीय पौधों, कभी कभी कीटों का भक्षण भी करता है। एक दिन में 1600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। इस पक्षी को भारत में पहले भी 2 बार 2017 में तिरुनेलवेली जिले के मुलिकारायपट्टी में और 2018 में मैसूर के हैदीनारी झील में देखा गया था। ठीक है, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य क्या है? ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, तमिलनाडु में है, तिरुनेलवेली जिला के नंगुनेरी तालुका में है। 94 में अभयारण्य बना, 21 में बन गया रामसर स्थल। यहाँ फ्लेमिंगो पेटेंट स्टॉर्क यहाँ पाए जाते हैं। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का हिस्सा बनने वाला एक महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र भी है। इससे करीब 190 एकड़ धान की सिंचाई होती है। यांगत्जी फिनलेस पोर्पोइज, ये क्या है? चीन ने यांगत्जी नदी की पूरी लंबाई के साथ अवैध रेत खनन पर रोक लगाने की घोषणा की है। इससे यांगत्जी फिनलेस पोर्पोइज की आबादी को फिर से बढ़ने में मदद मिल सकती है। अब ये है क्या भाई? दुनिया का ताजे जल का एकमात्र पोर्पोइज है जो यांगत्जी नदी में पाया जाता है। 6.2 फुट लंबा होता है। बुद्धिमत्ता का स्तर गोरिल्ला के समान होता है। IUCN में की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में शामिल है। वर्तमान में इनकी कुल आबादी लगभग 1000 से 1800 है भैया। अत्यधिक मत्स्यन, जहाज यातायात में वृद्धि और ध्वनि प्रदूषण इनकी आबादी में गिरावट का प्रमुख कारण है। यह एशिया, यांगत्जी नदी की देखें तो ये एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। विश्व की सबसे लंबी नदी नील और दूसरी है अमेजन। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है यांगत्जी का, और 6300 किलोमीटर प्रवाहित होकर यह पूर्वी चीन सागर में गिरती है। नदी के दक्षिण बेसिन में डोंगटिंग झील भी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। साइंस टेक की बात करें, लिम्फेटिक फाइलेरिया की बात करते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरिया क्या है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी सर्व दवा सेवन अभियान की शुरुआत की है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभियान के तहत विशेष रूप से 10 फाइलेरिया प्रभावित राज्यों में घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी। आपको याद रखना चाहिए कौन? 10 फाइलेरिया प्रभावित राज्यों में। 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया भारत में। 2030 तक रखा गया विश्व स्तर पे। विश्व स्तर पर 2030 से फाइलेरिया का उन्मूलन करना, और भारत में है 2027 तक। सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए 5 स्तरीय रणनीति अपनाई गई है। एक तो है मिशन मोड में MDA, दूसरा है रोगता प्रबंधन एवं विकलांगता रोकथाम, तीसरा है रोगवाहक नियंत्रण, निगरानी एवं प्रबंधन, चौथा है उच्च स्तरीय पक्ष समर्थन, और 5वां है नवाचारी दृष्टिकोण। ठीक है, याद रखना ये सब क्या है। लिम्फेटिक फाइलेरिया के बारे में देखें, इसको हाथी पांव कहते हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। लिम्फो एडेमा, ऊतकों की सूजन, या एलिफेंटियासिस, त्वचा ऊतकों का मोटा होना, और हाइड्रोसील, अंडकोश की सूजन का कारण बनता है। और इसका संक्रमण जो है ना, स्तनों और जननांगों में होना आम बात होती है। ठीक है, याद रखना। कारण और संचरण की बात करें तो लिम्फेटिक फाइलेरिया फिलारियोडिडिया परिवार के नेमाटोड के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। इसमें कृमि जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिस 90% जिम्मेदार है इस मामले के लिए। दूसरा है ब्रुगिया मलई, ये शेष अधिकांश मामलों का कारण बनता है। और एक है ब्रुगिया टिमोरी, ये भी रोग का कारण बनता है। बात करें तो क्यूलेक्स एनाफ्लीज एडीज जैसे मच्छर इसके वाहक होते हैं। वयस्क कृमि लसिका वाहिकाओं में रहकर लसिका तंत्र के कार्य को बाधित करते हैं। ठीक है, याद रखना। ये 6 से 8 साल तक जीवित रह सकते हैं। अपने जीवन काल के दौरान लाखों की संख्या में अपरिपक्व लार्वा भी उत्पन्न करते हैं। उनको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है, याद रखना। इसके आगे देखेंगे, इसमें एक चीज़ और इसमें छूट रहा है, हमें लगता है। 1 मिनट, इसमें एक चीज़ छूट रहा है लिम्फेटिक फाइलेरिया के मामले में। एक चीज़ छूट रहा है कि इसका जो वाहक ना महिलाएं होती हैं, वो पॉइंट छूट रहा है इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है। नहीं पे है यहाँ पे कहीं। चलिए ठीक है, जान देते हैं। आगे बात करें, सीजियम 137 कैप्सूल क्या है?
कुछ समय पूर्व ऑस्ट्रेलिया में परिवहन के दौरान एक रेडियोधर्मी कैप्सूल हुआ करता था सीजियम 137 CS-137 गायब हो गया था। अब इसे बरामद कर लिया गया है, इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, रेडियोधर्मी कैप्सूल एक मापन प्रणाली का हिस्सा था जिसका उपयोग गुडाई डार्री खान से लौह फीड के घनत्व को मापने के लिए किया जाता था। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में हाल में शुरू की गई खदान उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया में सबसे उन्नत खदानों में से एक है। सीजियम 137 क्या है? बीटा गामा विकिरण उत्पन्न करते हैं। याद रखना, दीर्घकाल में ये कैंसर का कारण बन सकता है, मानव डीएनए को क्षतिग्रस्त भी कर सकता है। परमाणु रिएक्टरों और परमाणु हथियारों के परीक्षण में परमाणु विखंडन प्रक्रियाओं के उप उत्पाद में से एक है। कमरे के तापमान पर यह तरल होता है, लेकिन पाउडर बनाने के लिए क्लोराइड के साथ आसानी से रासायनिक बंध बना लेता है। ठीक है, उपयोग की बात करें तो गीजर, म्यूल काउंटर जैसे विकिरण पहचान उपकरण में मापांकन के लिए अल्प मात्रा में, बड़ी मात्रा में कैंसर के इलाज के लिए चिकित्सा विकिरण उपकरणों में, पाइपों के माध्यम से तरल के प्रवाह का पता लगाने के लिए औद्योगिक मापन में, अन्य औद्योगिक उपकरणों में कागज, फोटोग्राफिक फिल्म या धातु की चादरों की मोटाई मापने के काम आता है। एक है ल्यूपस रोग। ल्यूपस रोग क्या है? जापान के वैज्ञानिकों ने ल्यूपस रोग में मैसेंजर आरएनए की भूमिका की खोज की है। ल्यूपस रोग में आरएनए की भूमिका में मैसेंजर आरएनए की भूमिका की खोज की है जापान के वैज्ञानिकों ने। ये क्या है? एक ऑटो इम्यून रोग होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ऊतकों अंगों को नष्ट करना शुरू कर देती है। सक्रिय ल्यूपस वाले रोगियों में बुखार, वजन में कमी, थकान जैसे विशिष्ट लक्षण परिलक्षित होते हैं। इससे कोई भी पीड़ित हो सकता है। महिलाओं को इससे अधिक खतरा होता है। ठीक है, पुरुषों को कम होता है लेकिन महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। 15 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बाल्यावस्था वृद्धावस्था में भी हो सकता है, ये याद रखना। आगे देखें, आनुवंशिक रूप से भी ल्यूपस विकसित होने की संभावना अधिक होती है, ये भी याद रखना आपको। कारण क्या है? कारण इसका है पर्यावरण में कुछ कारकों के संपर्क, जैसे वायरल संक्रमण है, धूप है, कुछ दवाएं, धूम्रपान ल्यूपस को ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। याद रखना। उपचार क्या है इसका? उपचार है माइक्रोफेनोलेट, एज़ाथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और रिटुक्सीमैब जैसी दवाओं का उपयोग कर इम्यूनोस्प्रेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है। दियोदर उल्का पिंड क्या है? अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण के अनुसार दियोदर उल्का पिंड एक दुर्लभ ऑबराइट है। 17 अगस्त 2022 की बात है। उस दिन गुजरात के बनासकांठा में गिरे उल्का पिंड को दियोदर नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखना इसे। बात करें तो भारत में सैकड़ों उल्कापिंड अभी तक गिर चुके हैं। ऑबराइट गिरने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले ऑबराइट गिरा था 2 दिसंबर 1852 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में गिरा था। ठीक है, इससे पहले 1882 में गिरा था, फिर अब गिरा 22 में। इसके बारे में देखें तो ऑब्रेस उल्कापिंड के नाम पर इसका नाम रखा गया था। 14 सितंबर 1836 को फ्रांस के न्योनस के पास गिरा था। 36 में दुनिया भर में लगभग 12 स्थानों पर ऑबराइट गिर चुके, 36 से लेकर अभी तक 1836। ऑबराइट्स उल्कापिंड की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं। नहीं लगाए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ऑबराइट्स रुक्ष क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानें होती हैं जो निम्न ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रहित स्थिति में निर्मित होता है। बस्ती में जो गिरा था उल्कापिंड, वहाँ हेइडाइट खनिज पाया गया था। ठीक है, याद रखना। उल्कापिंड क्या होता है? उल्का अंतरिक्ष में किसी ठोस वस्तु के टुकड़े होते हैं जो मूल पिंड से टूटकर अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये टुकड़े किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाते हैं और सतह पर पहुंचने के बाद इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। ठीक है, जब सतह पर पहुंचते हैं तब उल्कापिंड है, वैसे वो उल्का होते हैं। ठीक है, उल्कापिंड का रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें 90% हिस्सा ऑर्थोपायरोक्सिन से बना होता है। ऑर्थोपायरोक्सिन एक निश्चित संरचना वाले पायरोक्सिन होते हैं। उपयोग क्या है? डायोप्साइड और जेडाइड जैसे पायरोक्सिन का उपयोग रत्नों के रूप में किया जाता है। स्पोडुमेन पायरोक्सिन का उपयोग लिथियम एस्क के रूप में किया जाता है। ठीक है, हिरन में कोरोना वायरस वेरिएंट की खोज हुई है। हिरन में खोज हुई है वो कोरोना वायरस वेरिएंट की। ठीक है, अमेरिका में सफ़ेद पूंछ वाले हिरण में सार्स कोरोना वायरस 2 के वेरिएंट का संक्रमण पाया गया। पहले इस वेरिएंट का प्रसार मनुष्यों में ही हुआ करता था। ठीक है, इसके 3 संस्करण है वेरिएंट के, अल्फा, गामा और डेल्टा। ठीक है, याद रखना। ये सफ़ेद पूंछ वाला जो हिरन है इसे वर्जीनिया हिरन भी कहते हैं। शाकाहारी होता है। दक्षिणी कनाडा यूएसए में पाया जाता है। गर्मियों में लाल भूरे हो जाते हैं, सर्दियों में हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इनके गले देखें, आँखें हैं, नाक है, वहाँ पेट है, पूंछ का रंग ये सब सफ़ेद होता है। ठीक है, इसलिए इसको
सफ़ेद हिरण कहा जाता है। यह IUCN की कम चिंताजनक लीस्ट कंसर्न के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, छोड़ दीजिए इसको, आगे देखेंगे। लिपोपेप्टाइड एक उत्कृष्ट रोगाणुरोधी एजेंट है। लिपोपेप्टाइड, ऐसा पूछा जा सकता है लिपोपेप्टाइड क्या होता है, तो एक उत्कृष्ट रोगाणुरोधी एजेंट होता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने स्यूडोमोनास जीवाणुओं में लिपोपेप्टाइड नामक एक रोगाणुरोधी एजेंट की खोज की है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने इस अणु को कीन्यूमाइसिन नाम दिया है क्योंकि यह अणु रोगाणुओं को मारने में अत्यधिक प्रभावी है। अणु जो होता है पौधों और मानव दोनों के कवक रोगों के विरुद्ध प्रभावी है क्योंकि यह खतरनाक कोशिकाओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल में उपयोग होने वाला एक प्रकार का अणु होता है। ठीक है, यह कीट फसलों में ग्रे मोल्ड रॉट रोग को उत्पन्न करता है। ग्रे मोल्ड रॉट रोग को उत्पन्न करता है। कई मानव रोगजनक कवक अब आंशिक रूप से एंटीमाइकोटिक्स के प्रतिरोधी हैं क्योंकि कृषि में बड़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, महत्व बात नहीं करेंगे। स्यूडोमोनास जीवाणु की बात कर लें तो यह 1 ग्राम नेगेटिव जीवाणु है जो स्यूडोमोनाडेसी परिवार से संबंधित है। इसकी लगभग 191 प्रजातियां हैं और यह प्रकृति में प्रकंद, मिट्टी, जैविक मलबे, जानवरों, पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। वुल्फ 1069, वुल्फ 1069b, ये क्या है भाई, इसके बारे में देखेंगे। तो खगोलविदों ने इसकी खोज की है। पृथ्वी के समान द्रव्यमान वाला एक बाह्य अंतरिक्ष ग्रह है, एक्सोप्लैनेट है। इसकी बात करें तो ये पृथ्वी के आकार का है, पहली बात तो। दूसरी बात करें, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के 15वें हिस्से के बराबर दूरी पर स्थित है। तारे की परिक्रमा 16 दिनों में भी कम समय में कर लेता है। ये पृथ्वी से 31 प्रकाश वर्ष दूर है और एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसकी सतह ठंडी होती है, नारंगी रंग का दिखाई देता है। इससे संबंधित अध्ययन जो है वो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। बालमुथिया मैंड्रिलारिस क्या है, बालमुथिया मैंड्रिलारिस क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो बालमुथिया मैंड्रिलारिस एक प्रकार का ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है। नेगलरिया फाउलेरी भी एक ब्रेन ईटिंग अमीबा की प्रजाति होती है, याद रखना चाहिए। माइक्रोसोमिया क्या है, ब्राज़ील में 7.3 किलोग्राम वजन के 2 फुट लंबे बच्चे का जन्म हुआ है, माइक्रोसोमिया। ठीक है, वजन नॉर्मल वजन से ज़्यादा वजन जब हो जाए तो उसको माइक्रोसोमिया बोलते हैं। ठीक है, नवजात का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। सामान्य से अधिक वजन वाले नवजात जो होते हैं उनको माइक्रोसोमिया से पीड़ित माना जाता है। ठीक है, ये होता क्या है, माइक्रोसोमिया जो है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग बड़े शरीर वाले बच्चे के लिए किया जाता है। जन्म के समय जिन शिशुओं का वजन 4 kg से अधिक होता है वे होते हैं माइक्रोसोमिया से पीड़ित, चाहे उनकी गर्भकालीन आयु कुछ भी हो। वैश्विक स्तर पर 12% बच्चे माइक्रोसोमिया से पीड़ित जन्म लेते हैं। बालिकाओं की तुलना में बालकों के माइक्रोसोमिक जन्म लेने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। बच्चियों में नहीं लेकिन लड़कों में ये पाई जाती है। माइक्रोसोमिया का कारण क्या है, माँ के शरीर का वजन, पहली चीज़ मोटापा के कारण होता है। दूसरी चीज़ है गर्भावस्था जन्य मधुमेह। गर्भावस्था के दौरान माँ में इंसुलिन प्रतिरोध में वृद्धि होती है तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तीसरा है माँ की आयु, उम्र 35 साल से अधिक आयु की माता में से जन्मे बच्चे में माइक्रोसोमिया होने की संभावना 20% अधिक होती है। प्रत्येक क्रमिक गर्भावस्था के साथ नवजात का वजन बढ़ता जाता है और माइक्रोसोमिया के खतरे में वृद्धि होती चली जाती है। समुद्री मकड़ियों में पूर्ण पुनर्जनन की खोज की गई है। युवा समुद्री मकड़ियाँ अंग विच्छेद के बाद अपने अंगों का पूर्ण पुनर्जनन करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो आर्थ्रोपोड का आकशेरुकी जो होते हैं, जैसे सेंटीपीड है, केकड़े हैं, मकड़ियाँ हैं, अन्य कीट विच्छेदन के बाद अपने अग्र और पश्च पादों को पुनः विकसित करने में सक्षम होते हैं। इसके अनुसार युवा समुद्री मकड़ियाँ अग्र और पश्च पाद के अतिरिक्त शरीर के सभी अंगों जैसे गुदा है, पश्चांत्र है, मांसपेशियों, प्रजनन अंगों के कुछ हिस्सों को भी पुनः विकसित कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्या है। पुनर्जनन की बात करें तो पुनर्जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें यदि किसी जीव को कई टुकड़ों में विच्छेदित कर दिया जाता है तो उसका प्रत्येक भाग अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, अन्य जंतुओं में पुनर्जनन क्षमता होती है, जैसे चपटे कृमि होते हैं,
कुछ कोशिकाओं द्वारा ही अपने संपूर्ण शरीर को विकसित कर सकते हैं। कशेरुकियों में प्रायः पुनर्जनन क्षमता कम या नगण्य होती है, लेकिन अकशेरुकी में होता ही है। लेकिन कशेरुकी के प्राणी, क्योंकि मनुष्य भी है, छिपकली भी है, छिपकली देखेंगे पूंछ कट जाती है, पूंछ फिर से वो निकाल आते हैं उसकी, आदमी भी ऐसे होता है, ठीक है। ये तो कशेरुकी है ना, लेकिन फिर इनमें भी ये पुनर्जनन की क्षमता होती है, ठीक है। यकृत में क्षतिपूर्वक पुनर्जनन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। समुद्री मकड़ियों की बात करें तो पाइक्नोगोनिडा वर्ग के जीवों को समुद्री मकड़ियाँ पाइक्नोगोनिड्स कहा जाता है। इनके शरीर में अष्टपाद 8 पैर होते हैं, एक कठोर एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल, और इनके सिर में एक लंबा ट्यूबुलर माउथ पार्ट जो सूंड होता है, और कई साधारण आंखें भी होती हैं। उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण ध्रुवीय महासागरों में पाई जाती हैं। विश्व की ज्ञात प्रजातियों में लगभग 20% अंटार्कटिका में अकेले पाई जाती है। रक्षा की बात करें, वायु लिंक प्लेटफॉर्म, ये क्या है भाई? भारतीय वायुसेना ने एक स्वदेशी वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया है, ठीक है। विशेष डाटा लिंक संचार प्रणाली होती है ये है, और पायलट को खराब मौसम से निपटने और बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ निर्बाध संचार प्रदान करने में मदद करेगी। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का उपयोग करता है, जिसे बोलते हैं नाविक। ये हमको याद रखना चाहिए। यह पायलट को मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। यह युद्ध की स्थिति में किसी मित्र सेना के समीप उड़ान भर रहे विमान की स्थिति भी बताने में मदद करता है। वायु लिंक प्लेटफॉर्म का लाभ क्या होगा? तो युद्ध की स्थिति में फ्रेंडली फायर फ्रेट्रिसाइड को रोकने, थल सेना की स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। रियल टाइम लक्ष्यों को निर्धारित करने में सक्षम है। स्वदेशी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म वायु लिंक देश की तीनों सेनाओं की मदद भी करेगा। कृषि की बात करें, ठीक है, कृषि से संबंधित बात करते हैं। कृषि संबंधित बात करें, गंजाम केवड़ा है। क्या है? वर्तमान में गंजाम केवड़ा की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। ओडिशा के गंजाम जिले के तटीय इलाकों में परिवार वर्षों से सुगंधित केवड़ा तेल तैयार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। गंजाम केवड़ा, जिसको पैंडनस फासिक्युलरिस तेल सुगंधित स्क्रिपीन पौधे के फूल से भाप आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य उद्योग, जर्दा क्या है? स्वाद युक्त जो तंबाकू होता है, और दवा कंपनियों में सुगंधित पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत है। याद रखना, पैंडनस या स्क्रिपीन का पौधा समुद्र दलदली स्थान, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय वनों के लिए अनुकूल होता है। नई उर्वरक नीति की आवश्यकता की बात करें तो नई उर्वरक नीति तैयार करने के क्रम में नीति आयोग द्वारा जैव उर्वरकों, कार्बनिक उर्वरकों के उत्पादन संवर्धन की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है, ठीक है। 2022 में उर्वरकों की कुल खपत थी 401.46 लाख मीट्रिक टन। ये पूछा जाता है पेपर में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसमें से 320.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन भारत में किया गया। बाकी 128.39 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आयात हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उर्वरकों की मांग उत्पादन के बीच में अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए? प्रत्येक फसली मौसम के शुरू होने से पहले कृषि किसान कल्याण विभाग सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा तैयार महीनेवार और राज्यवार परीक्षण के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके उपलब्धता की निरंतर निगरानी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की जा रही है, जिससे पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ती है। वर्तमान उर्वरक नीति का प्रभाव क्या होगा? सब्सिडी का दुरुपयोग। सब्सिडी किसानों को यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित कर देती है। भूमिगत जल संदूषण की मात्रा बढ़ रही है। उर्वरकों के अत्यधिक और अकुशल उपयोग के परिणामस्वरूप पीने का पानी दूषित हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार उर्वरकों के अत्यधिक और अकुशल उपयोग से पर्यावरण में पोषक तत्वों की हानि होती है। योजना और कार्यक्रम की बात करें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लास्ट ईयर मतलब पिछले महीने वाली मैगजीन में ही हम बात किए थे, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में। तो इसके लिए हम इस वाले में इसकी बात नहीं करेंगे। कवच 2023 देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन
कवच 2023 का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना, 21वीं सदी की साइबर अपराध चुनौतियों से निपटना है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में देखें तो शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा इस संस्थान और संबद्धता की बात होती है, थोड़ी सी कभी कभी पूछ लिया जाता है ये संस्थान किससे संबद्ध है। तो जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद किससे है, शिक्षा मंत्रालय का है। पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय का है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय से संबंधित है। ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में समस्या संबंधी बयानों को संबंधित युवाओं के सामने रखा गया और दूसरे चरण में सबसे अभिनव आइडिया या विचारों का चयन किया जाएगा। ठीक है, ज्यूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ आइडिया विचारों को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता टीम को कुल मिलाकर 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पीएम विकास योजना क्या है भाई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा हुई है 2023-24 बजट में। ये क्या होगा? पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने, पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। ये चीज याद रखनी है, ये पूरा का पूरा। इस योजना में वित्तीय समर्थन के साथ साथ उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी, दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा के लिए पहुंच में सुलभता भी इसमें शामिल होगी। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला, कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे युवा संगम पहल क्या है ये? केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वोत्तर राज्य और अन्य राज्यों के युवाओं के मध्य सहानुभूति बढ़ाने के उद्देश्य से युवा संगम पहल की शुरुआत की। किसने की है? केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री ने की है। इसकी शुरुआत संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, सूचना प्रसारण, युवा मामले, खेल जैसे अन्य मंत्रालयों विभागों के सहयोग से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत की गई है। ओके, इस कार्यक्रम में न सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्र बल्कि 18 से 40 आयु वर्ग के युवा भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उद्देश्य क्या है? पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क के 4 क्षेत्रों के तहत विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगी। युवा संगम कार्यक्रम पूर्वोत्तर के युवाओं को पूरे देश से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये बात याद रखनी चाहिए। ये व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान पहल देश के युवाओं को भारत की प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक विविधता को विस्तार से जानने का अवसर प्रदान करेगी। अब आगे है रीहैब प्रोजेक्ट के बारे में। रीहैब प्रोजेक्ट क्या है भाई? ये आपको पता होना चाहिए। तो रीहैब प्रोजेक्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रीहैब प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटक में जीवित मधुमक्खियों के छत्ते, मधुमक्खी पालन के उपकरण, मधुमक्खियों के बॉक्स वितरित किए हैं। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है कर्नाटक में, ये याद रखना। रीहैब मतलब मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव पर होने वाले हाथियों के हमलों को कम करना। रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज, रीहैब सरकार के शहद मिशन कार्यक्रम के तहत एक पहल है। इसमें मानव हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए मधुमक्खियों की बाड़ लगाई जाती है ताकि हाथी मानव बस्तियों में प्रवेश ना कर सके। ऐसा माना जाता है कि हाथी मनोवैज्ञानिक रूप से मधुमक्खियों से डरते हैं। ठीक है, वर्तमान में केवीआईसी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में रीहैब परियोजना को संचालित कर रहा है। केवीआईसी खादी ग्रामोद्योग आयोग क्या है भाई? ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी ग्रामोद्योग अधिनियम, ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। मुख्यालय इसका बंबई में है, ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योगों की स्थापना, विकास के लिए योजनाएं बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब बात करें शहद मिशन कार्यक्रम क्या है। अभी देखिए बिहार में भी ऐसा मीठी योजना चलाई जा रही है बिहार में। ठीक है, अगर बिहार स्पेशल वाला करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों ने देखा है तो आपको मीठी योजना के बारे में पता होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे शहद मिशन कार्यक्रम क्या है? इसकी शुरुआत की है एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत केवीआईसी द्वारा 2017-18 में की गई थी। इसका उद्देश्य था मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देना, ग्रामीण भारत के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े दूरदराज क्षेत्रों में किसानों, आदिवासियों, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इसके तहत लाभार्थियों को मधुमक्खी के बॉक्स दिए जाते हैं, जीवित मधुमक्खियों के छत्ते, कॉलोनी, उपकरण और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत क्या क्या किया जाता है ये भी आपको पता हो गया है। ठीक है, स्मारक मित्र योजना क्या है?
स्मारक मित्र योजना की बात करें तो इसके तहत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन लगभग 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है। ठीक है, याद रखना। इसके तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंत तक 500 से अधिक स्थलों को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना, आगे देखेंगे इसमें। पर स्मारक मित्र क्या है? इन संगठनों को उनके सहयोग के लिए स्मारक मित्र के रूप में जाना जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत स्मारकों के संबंध में संस्कृति मंत्रालय क्या है? नोडल मंत्रालय है। यह योजना पर्यटन मंत्रालय के तहत शुरू हुई थी और हाल ही में इसे संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है। सूचकांक और रिपोर्ट की बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 है, ये जारी हुआ है। 180 देश थे, 90 अंकों के साथ डेनमार्क पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फिनलैंड और न्यूजीलैंड है और तीसरा रैंक इसमें नहीं दिया गया किसी भी देश को। तीसरा रैंक इसका खाली है। चौथे नंबर पे आपका चौथे नंबर पर नॉर्वे है और सोमालिया को अंतिम स्थान पर रखा गया। तो सबसे पहले है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर फिनलैंड और न्यूजीलैंड है और चौथे पर है आपका नॉर्वे, लेकिन तीसरा स्थान खाली है और अंतिम पायदान पर है सोमालिया। सूचकांक में दो तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है, जबकि औसत वैश्विक स्कोर है 43। भारत की बात करें तो भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है। 2021 में भी भारत की रैंक 85वीं थी, 21 में भी 85 थी, 22 में भी 85 है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता। भारत के अतिरिक्त अगर बात करें मालदीव, गुयाना, उत्तरी मैसेडोनिया, सूरीनाम, ट्यूनीशिया को भी 85वें स्थान पर रखा गया। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85वें स्थान पर किसका किसका नाम है, कौन कौन है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है निम्न में से कौन अलग है या विषम है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको नाम याद रखना चाहिए। भारत भी है इसमें, मालदीव, गुयाना भी है, उत्तरी मैसेडोनिया है, सूरीनाम है, ट्यूनीशिया, ये सब 85वें रैंक पर हैं। भूटान 25वां स्थान है भूटान का और चीन का है 65वां। भूटान और चीन की स्थिति ही भारत से अच्छी है, बाकी सभी पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान हो, इन सब की स्थिति भारत से गड़बड़ है। विशेषता क्या है? देखो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना 93 में बर्लिन में हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या? नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को कम करना है। दुनिया भर के 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर स्थान प्रदान करता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व आर्थिक परिदृश्य को अद्यतन किया है। ये साल में भैया 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अलावा इसे जनवरी और जुलाई में 2 बार अद्यतन किया जाता है। मतलब अप्रैल और अक्टूबर में जारी किया जाता है और जनवरी तथा जुलाई में इसको क्या किया जाता है? नया किया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं देखना है हमारे ख्याल से। वैश्विक मुद्रास्फीति के 2023 में 6.6, 24 में 4.3 रहने की उम्मीद है, जो अभी भी पूर्व महामारी के स्तर से अधिक है। भारत की बात कर लेते हैं। इसमें भारत की वृद्धि दर 22 में 6.8 से घटकर 23 में 6.1 हो जाएगी और 2024 में ये फिर से 6.8 हो जाएगी। ठीक है, IMF का आंकड़ा है, ये IMF का आंकड़ा है। 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, याद रखना इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे है महत्वपूर्ण मंत्रालय और संगठन। पंचायती राज मंत्रालय की बात करेंगे। जैसे हर एक मंथ में, हर एक महीने की मैगजीन में किसी न किसी एक मंत्रालय की बात होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इस वाले में भी ये बात हो रही है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करती है। इसका गठन मई 2004 में हुआ था। इस समय मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। विजन और मिशन की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय सेवाओं के कुशल वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की अधिकारिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पंचायती राज संबंधी समितियों की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। पंचायती राज के रूप में जाना जाता त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की अनुशंसा की और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को लागू किया गया था।
इसी के साथ एक चीज़ और याद रखना कि पहला राजस्थान में था, दूसरा कहाँ था, तीसरा कहाँ था, है ना। तो दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश का नाम आता है, ऐसे ऐसे रहे। अशोक मेहता 97 में बनी थी, ये आप पॉलिटी में पढ़ सकते हैं। फिलहाल इन्होंने 2 स्तरीय ढांचे की बात, जिला पंचायत और मंडल पंचायत की बात की थी। चुनाव के सभी स्तरों पर इन्होंने बोला राजनीतिक दलों की भागीदारी को मंजूरी देनी चाहिए और पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना का इन्होंने सुझाव भी दिया था। इसने पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण अपने संसाधन उगाने की शक्ति देने की तथा इनके कार्यों में राज्य सरकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने की सिफारिश की थी। एक समिति आई है दांतेवाला समिति 1978 में। ये भी समिति जो है ना पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। इसने खंड स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की, ग्राम, जनपद और राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन को अंतर संबंधित करने पर बल दिया। जीवी के राव समिति 85 में बनी। ग्रामीण विकास गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। यह समिति ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित हुई थी। इसके अनुसार जिला परिषद सभी विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में केंद्रीय संस्था होनी चाहिए। याद रखना, जिला परिषद को इन्होंने केंद्रीय स्थान में रखा। इसने वित्त आयोग, त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का भी सुझाव दिया। फिर बात होती है 73वें संविधान संशोधन की। इसके बारे में देखें तो 73वां संविधान संशोधन 92 में पारित हुआ, 24 अप्रैल 93 से लागू हुआ है। 24 अप्रैल को भारत में लोकतंत्र की नींव रखी गई, तो इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान का भाग 9 पंचायत जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों के संबंध में प्रावधान भी किए गए। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों को शामिल भी किया गया। इसके प्रावधान क्या थे? त्रिस्तरीय बनावट थी। चुनाव था, चुनाव जो भाई 5 साल की अवधि में होना चाहिए। अगर 5 साल से पहले पंचायत भंग होती तो 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव जरूरी होता। आरक्षण की भी बात है। सभी पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होनी चाहिए। SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान तीनों स्तर पर है, पर यदि प्रदेश सरकार आवश्यक समझे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे सकती है, लेकिन वो राज्य सरकार पर निर्भर है, ठीक है, याद रखना। राज्य चुनाव आयुक्त की बात होती है। राज्य चुनाव आयुक्त तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य को एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान करती है। राज्य वित्त आयोग भी है। राज्यों के लिए हर 5 साल पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी होता है। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं के बीच राजस्व बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा ताकि धन आवंटन में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, याद रखना। LM सिंघवी समिति 86 में आई थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसने पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने, त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे के गठन, निर्वाचन आयोग का प्रावधान, राजनीतिक दलों की सहभागिता को हतोत्साहित करने, पंचायतों के विवाद निपटाने के लिए न्याय पंचायत के गठन की बात की थी, ठीक है, यही बात याद रखनी है। 1986 में गठित हुआ था। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायतों के पुनर्जीवन के संबंध में गठन किया गया था, ठीक है, याद रखना। PK थुंगन बनी 88 में। पंचायती राज को राज्यों का विषय नहीं माना इसने, और इसके अनुसार पंचायतों का सीधा संबंध संघ सरकार से होना चाहिए। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज राज्य वित्त आयोग का गठन, ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार देने, एक नियोजन और समन्वय समिति बनाने की सिफारिशें की थी, ठीक है, याद रखना इसे। चलिए, मंत्रालय के कुछ पहले हैं, जैसे स्वामित्व योजना है। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, स्वामित्व, ठीक है, का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ था 24 अप्रैल 2021 को। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की दिशा में एक सुधारात्मक कदम था। ग्राम स्वराज। देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने एक वेब आधारित पोर्टल ग्राम स्वराज लॉन्च किया, ठीक है, ये भी याद रखना है। ऑडिट ऑनलाइन ऐप भी इसमें है। वाइब्रेंट ग्राम सभा भी है। वाइब्रेंट विलेज स्कीम, विलेज, तो इसमें क्या है, यह एक एकीकृत वास्तविक समय ऑनलाइन निगरानी पोर्टल है, याद रखना इसके बारे में। वाइब्रेंट ग्राम सभा के बारे में क्या, एकीकृत वास्तविक समय ऑनलाइन निगरानी पोर्टल है, जहां ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर प्रमुख फोकस क्षेत्रों के सभी प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों को ट्रैक किया जाता है और सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित किया जाता है। पंचायत विकास योजना है। पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त पहल है, याद रखना। यह पंचायतों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के संबंध में पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए अधिकृत करती है। पेशा अधिनियम की बात कर लें, 1996 को। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 को 10 राज्यों में अधिसूचित अनुसूची 5 के क्षेत्रों में कतिपय छूट के साथ संविधान के भाग 9 का विस्तार देने के लिए लागू किया गया था।
यह अधिनियम संविधान के भाग 9 में पंचायत से जुड़े प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित भी करता है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण कार्यक्रम 2021 का दिशा निर्देश, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। G20 की बात करें। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। 99 में, दिसंबर 99 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक हुई थी बर्लिन में। इसका उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को एक मंच प्रदान करना है। ठीक है। इसे शुरू में व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, किंतु बाद में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार की रोकथाम सहित अन्य मुद्दों के लिए अपने एजेंडे का विस्तार किया है। ठीक है। शिखर सम्मेलन की बात करें 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच का दर्जा दिया गया। 2008 में पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका की अध्यक्षता में वाशिंगटन में आयोजित हुआ था। 7-8 में वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अपग्रेड किया गया है। इसका शिखर सम्मेलन वार्षिक रूप से बारी बारी से सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। सदस्य देशों की 18वां शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारत 1 दिसंबर 22 से 30 नवंबर 23 तक G20 का अध्यक्ष है। 17वां शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। मार्च में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है। तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? मार्च में हुई है और दिल्ली में हुई है। बाली शिखर सम्मेलन क्या है? इसमें जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। विकसित देशों ने इंडोनेशिया के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की शुरुआत भी की है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में काला सागर अनाज पहल का समर्थन किया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। यह यूक्रेन से शेष दुनिया के लिए महत्वपूर्ण खाद्य उर्वरक शक्ति को फिर से शुरू करने से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी लाने के लिए डिजिटल परिवर्तन पर बल दिया जा रहा है। इस सम्मेलन की जो थीम है वो थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है। सदस्य देशों की बात करें G20 में 19 देश यूरोपीय संघ में शामिल हैं। देशों की बात करें तो USA है, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, तुर्की, UK, चीन और भारत और इंडोनेशिया तथा साथ में जापान, कोरिया और गणराज्य और सऊदी अरब इसमें शामिल है। सदस्य देश जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अध्यक्ष होने के नाते भारत ने इस वर्ष बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो इसका अध्यक्ष देश एक वर्ष के लिए इसके एजेंडे को संचालित करता है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। ठीक है। इसके कार्य जो होते हैं वो 2 समानांतर ट्रैक्स में विभाजित किए जाते हैं, वित्तीय ट्रैक और शेरपा ट्रैक। सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्तीय ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जो वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दों और मुद्रा पर केंद्रित होता है। शेरपा ट्रैक में क्या होता है? G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा होता है, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं। भारत के G20 शेरपा के रूप में श्री अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। शेरपा पूरे वर्ष वार्ता का संचालन, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडे पर चर्चा, G20 के मूल कार्यों का समन्वय करते हैं। इसके अलावा संबद्ध समूह G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, थिंक टैंक, महिला, युवक, श्रमिक, व्यवसाय, शोधकर्ताओं को एक साथ लाते भी हैं। सचिवालय की बात करें, G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी अध्यक्षता को ट्रोइका क्या है? विगत, वर्तमान और आगामी अध्यक्षों द्वारा समर्थन दिया जाता है। ठीक है। ट्रोइका ये है। ठीक है। लोगो और थीम की बात करें तो 23 के लिए G20 का लोगो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित है और यह राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी ग्रह को जोड़ता है। ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसकी थीम क्या थी? थीम है वसुधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जिसे उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता 15 अगस्त 2022 को
आज़ादी का अमृत 75वीं वर्षगांठ से प्रारंभ होने वाली 25 वर्ष की अवधि अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक माना जा रहा है। ठीक है, इसके तहत कुछ पहले हैं, जैसे पहले क्या है भाई, इन पहलों की बात करेंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग क्या होता है, इसका उद्देश्य है G20 सदस्य देशों के बीच अनुसंधान और नवाचार सहयोग का विस्तार कर इसे मजबूत करना। स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग G20 के तहत यह मंच बाह्य अंतरिक्ष की स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में अंतरिक्ष गतिविधियों और साझेदारी के योगदान पर चर्चा को प्रेरित करता है। ठीक है, G20 एम्पावर क्या है, महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व को सशक्त करने के लिए 2019 में ओसाका शिखर सम्मेलन में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करेंगे। ग्रे वाटर, ग्रे वाटर क्या होता है, घरों एवं कार्यालयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल जो शौचालय को छोड़कर, याद रखना शौचालय को छोड़कर, उसे हम बोलते हैं ग्रे वाटर। ठीक है, याद रखना इसको। वैश्वीकरण आपको पता। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, यह एक समन्वित कृषि प्रबंधन प्रणाली है। इसके अंतर्गत उत्पादकता और उत्पादन में कमी के कारकों की पहचान करके उन कमियों को दूर करने के लिए प्रबंधकीय व्यवस्था की जाती है। फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिगेशन शब्द फर्टिलाइजर और इरिगेशन से मिलकर बना है। ये खेतों में उर्वरक डालने की सर्वोत्तम और अत्याधुनिक विधि है। याद रखना, इस विधि में ड्रिप सिंचाई से जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचाया जाता है। नीला ज्वार या जैव संदीप्ति क्या होती है, समुद्री लहरों की हलचल द्वारा पादप प्लवकों, सूक्ष्म समुद्री पादपों, डायनोफ्लाइजलेट्स के अंदर स्थित प्रोटीन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से नीले प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिसे नीला ज्वार या जैव संदीप्ति कहा जाता है। मियावाकी पद्धति, मियावाकी पद्धति क्या है, वनरोपण वाली पद्धति है। याद रखना, अकीरा मियावाकी जो जापानी व्यक्ति थे, जापानी वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसके अंतर्गत सघन पौधरोपण किया जाता है, जिससे पौधों पर मौसम की मार का विशेष असर नहीं पड़ता और गर्मियों के दिनों में भी पौधों के पत्ते हरे बने रहते हैं। लिपिड क्या है, लिपिड हाइड्रोकार्बन युक्त ऐसे अणु होते हैं जो जीवित कोशिकाओं की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। वसा, तेल, मोम, कुछ विटामिन, हार्मोन, ऐसी अधिकांश कोशिका झिल्लियां हैं जिनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। एमिकस क्यूरी क्या होती है, जो वादी या आरोपी न्यायालय में फीस ना दे सकने के कारण वकील नहीं कर पाते हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा सरकारी व्यय पर वकील मुहैया कराया जाता है। इसी को एमिकस क्यूरी कहते हैं। ठीक है, शिगेला संक्रमण क्या है, इसे शिगेलोसिस संक्रमण भी कहते हैं। यह आंतों की संक्रामक बीमारी है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया द्वारा होती है। आंत की बीमारी होती भाई, याद रखना। ठीक है, सामाजिक बैंकिंग क्या, ऐसे बैंक निवेश तथा ऋण संबंधी समस्त क्रियाकलाप लोक कल्याण के उद्देश्य से करते हैं। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर मिलने वाली रिटर्न राशि होती है जो निवेशक को प्राप्त होती है। यह सरकारी प्रतिभूति पर भी प्राप्त होती है। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। याद रखना, बॉन्ड यील्ड बढ़ने का अर्थ निवेश किए बॉन्ड पर अधिक लाभ से होता है। ठीक है, मैलवेयर आपको पता ही होगा। डाटा बॉक्स क्या होती है, ये वायुमंडलीय और महासागरीय स्थितियों के पर्यवेक्षण और उनसे जुड़े आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को डाटा बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे है नॉलेज डिप्लोमेसी। यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे, LGBTIQ मुक्त क्षेत्र क्या है। पोलैंड के विवादास्पद विचारधारा मुक्त क्षेत्र है LGBTIQ के विरुद्ध प्रतिक्रिया में यूरोपीय संसद ने 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ को प्रतीकात्मक रूप से LGBTIQ मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, याद रखना। आगे है नॉलेज डिप्लोमेसी। ये क्या होती है, दो या दो से अधिक देशों के बीच जब उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा कूटनीतिक संबंध निर्माण की पहल होती है तो उसे नॉलेज डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड मिसमैच क्या होता है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां करवंचना के लिए विभिन्न देशों के कानूनों में विद्यमान अंतर का उपयोग करने का प्रयास करती हैं तो इसे हाइब्रिड मिसमैच कहते हैं। ओके, यह है काबासुरा कुडिनीर। ये क्या है, यह सिद्ध पद्धति का एक औषधीय काढ़ा है। ठीक है, ये कोरोना से संक्रमित रोगियों की श्वसन प्रक्रिया को सामान्य बनाए रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। इसके निर्माण में अदरक है, पिपली, लौंग, सिरुकनौरी की जड़ जैसी पारंपरिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे है आयरन डोम। ये क्या होता है, यह इजराइल की सरकारी रक्षा एजेंसी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित एक वायु रक्षा प्रणाली जो रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देती, इसे रक्षा मिसाइल बैटरी भी कहते हैं। हाइपोथर्मिया क्या है, शरीर के तापमान का सामान्य से नीचे गिर जाना हाइपोथर्मिया कहलाता है। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। लेग्रांजी बिंदु भी इसमें देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के मध्य एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं उसी को बोलते हैं लेग्रांजी बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, हाइपोक्सिया। ये क्या होता है? हाइपोक्सिया उस स्थिति को इंगित करती है जब शरीर के ऊतकों में पहुंच रही ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो। ठीक है, याद रखना। चलो अब बात करेंगे नियुक्तियों की। तो नियुक्ति की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे हेन शुमाकर यूनिलीवर के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल नियुक्त हुए। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। माधवेंद्र सिंह है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। शमिका रवि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कोच। के सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने। विक्टोरिया गौरी हैं मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई। मीनाक्षी नेवतिया हैं ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड की अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक बनी। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक सेवानिवृत्त अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, याद रखना। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए, सेवानिवृत्त। न्यायमूर्ति विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने, ये पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल, पहले ये छत्तीसगढ़ की थी। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं, ये पहले मणिपुर के हुआ करते थे। ध्यान रखना। फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हुए, पहले बिहार के थे। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं बिहार के राज्यपाल, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा सेवानिवृत्त लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त हुए, पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल, पहले झारखंड के थे। न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी। ठीक है, न्यायमूर्ति संदीप मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति जसवंत सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनिकेत सुनील तलाती हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। रंजीत कुमार अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष बने। यास्तिका भाटिया हैं हुंडई मोटर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रेणुका सिंह ठाकुर हुंडई मोटर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नील मोहन है यूट्यूब के नए सीईओ। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार नए थल सेनाध्यक्ष हैं। चेतन शर्मा BCCI के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिए हैं। राजन अम्बा जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निदेशक। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ द्वारा राष्ट्रीय राजदूत बनाए गए। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चयनित हुई। मेघना पंडित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट के CEO के रूप में नियुक्त हुई। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO हो गए। राजेश राय इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। राजीव रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल। GC मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त हुए। निधन की बात करें तो शांति भूषण पूर्व कानून मंत्री थे। KV तिरुमलेश हैं प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक। K विश्वनाथ प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्माता थे। वाड़ी जयराम पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और महान गायिका थीं। बर्ट बछराज प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप गीतकार थे। जावेद खान अमरोही दिग्गज थिएटर फिल्म अभिनेता थे। ललिता लाजमी प्रख्यात भारतीय चित्रकार। तुलसीदास बलराम भारतीय फुटबॉल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी थे। शाहनवाज प्रधान हैं फिल्म अभिनेता थे। बालीपा नारायण भागवत प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक। नंदमुरी तारक रत्न तेलुगु अभिनेता राजनीतिज्ञ। OP कोहली गुजरात के पूर्व राज्यपाल। सुबी सुरेश लोकप्रिय मलयालम एंकर और अभिनेत्री। कनक रेले मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। ओके, खेल घटनाक्रमों की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? डुमास बीच सूरत में हुआ। केरल विजेता, पंजाब उप विजेता रहा। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह लद्दाख में हुआ। ITBP विजेता रही। लद्दाख स्काउट्स जो है लद्दाख स्काउट्स उप विजेता रही है और ये लगातार तीसरी जीत है ITBP की, याद रखना। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला, बालाघाट में। और पहली बार इसमें कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम, फेंसिंग जैसे खेलों को शामिल किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर इसमें देखें
तो पहला स्थान है महाराष्ट्र का, जिसने अगर ऐसे देखें तो कुल तो 161 पदक जीते हैं, लेकिन 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक जीते। हरियाणा दूसरे नंबर पे है, 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य के साथ 128 टोटल जीते। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, इसने 39 स्वर्ण पदक, 33 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जीते। कुल 96 पदक इसने अपने नाम किए हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ। सौराष्ट्र ने विजेता रहा, कप्तान है जयदेव उनादकट। उप विजेता बंगाल, कप्तान है मनोज तिवारी। अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट गुइलेर्मो विलास कोर्ट ब्यूनस आयर्स में हुआ। पुरुष एकल में विजेता हैं कार्लोस अल्कराज स्पेन के, उप विजेता कैमरन नॉरी यूनाइटेड किंगडम के हैं। पुरुष युगल में सिमोन बोलेली फेबियो फोगनिनी इटली के हैं, और जबकि उप विजेता रहे निकोलस बैरिएंटोस कोलंबिया के और एरियल बेहर उरुग्वे के थे। आगे बात करें महिला T20 विश्व कप कहाँ हुआ है। न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है, इसके कप्तान है मैग लैनिंग, और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा, इसके कप्तान थे सुने लूस। मैन ऑफ द मैच बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की थी, इनको मिला, और मैन ऑफ द सीरीज मिला एस्ले गार्डनर को, और भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से पराजित होकर बाहर हो गया था, और भारत के कप्तान थे हरमनप्रीत कौर। ठीक है, याद रखना मुरली विजय भारत के हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। पूर्व रेसलर बबीता फोगाट भारतीय कुश्ती महासंघ के विरुद्ध किए गए दावों की जांच के लिए गठित निरीक्षण समिति में शामिल हुई हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की किंगडम ऑफ सऊदी अरब 2027 एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी करेगा। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कप्तान अनुभवी बल्लेबाज आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रांस के डिफेंडर राफेल वर्ने ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखें खिताब, ये एक मिनट, ये तो भारतीय ओलंपियन हैं अदिति अशोक ने कीनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 में विजय हासिल की। अदिति अशोक की चौथी महिला यूरोपीय चैंपियनशिप है। आर अश्विन सबसे तेज 450 विकेट टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को जनवरी का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जीन एरिक वर्गेन ने हैदराबाद में आयोजित फार्मूला ई प्रिक्स में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिवस भी देख लेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को क्लोज द केयर गैप। महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया गया। थीम थी महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए सामाजिक और लैंगिक मानदंडों को बदलने हेतु पुरुषों और लड़कों के साथ साझेदारी। ठीक है, आगे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह है। फरवरी महीने के पहला पूर्ण सप्ताह में गो फॉर द गोल्स थीम रही। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को वांट टू टॉक अबाउट इट। राष्ट्रीय प्रेमी मुक्ति दिवस 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। एक सतत भविष्य के लिए दालें इसकी थीम रही। विज्ञान में महिलाओं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 तारीख के बीच में फरवरी में मनाया गया। और उत्पादकता, हरित विकास, स्थिरता, भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न, ये रहा है थीम। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को रेडियो एंड पीस इसका थीम है। विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। थीम थी बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। विश्व NGO दिवस 27 फरवरी और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। और थीम थी वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। पुरस्कारों की बात करें तो जीवन रक्षक पदक किसने दिया है? राष्ट्रपति महोदय ने दिया है। प्राप्तकर्ता हैं जयपाल सिंह जो कि हेड कांस्टेबल उत्तर रेलवे के हैं। सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल हैं उत्तर रेलवे के। बुद्ध सैनी है कांस्टेबल 7वीं BN या RPSF के हैं। ठीक है, 65वां ग्रैमी पुरस्कार लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स हैरी हाउस विजेता हैं। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीजो अबाउट डेमन टाइम के लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रैमी पुरस्कार 65वां है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड
मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के लिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए, निखत जरीन मुक्केबाजी, विनेश फोगाट कुश्ती और साक्षी मलिक कुश्ती के लिए मिला है। ठीक है, याद रखना। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल ने दिया है। पुरस्कारों का मूल्यांकन डॉक्टर कैलाश पिंजानी, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय लेखक संघ के, डॉक्टर दीपक पर्वत सुपरफास्ट लेखक के संस्थापक हैं, मुरली सुंदरम TLC के संस्थापक द्वारा गठित साहित्यिक विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा किया गया है। पुस्तकों का चयन मौलिकता, रचनात्मकता, साहित्य जगत पर प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर किया गया है। प्राप्तकर्ता कौन कौन है? लेखक है J.K. रोलिंग, किताब है फैंटास्टिक बीस्ट्स, द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। रस्किन बॉन्ड, हाउ टू लिव योर लाइफ। नमिता थापर की किताब है द डॉल्फिन एंड द शार्क, स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। दीपक बजाज, नेटवर्क मार्केटिंग इन 60 मिनट। डॉक्टर P. मधुरिमा रेड्डी, द अवेकनिंग। ठीक है। ATD बेस्ट अवार्ड 2023 क्या है? इसको प्रदान करता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, अमेरिका के द्वारा दिया गया है। प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने प्राप्त किया है और ये लगातार छठे वर्ष में ये पुरस्कार NTPC को मिला है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की बात करें तो प्रदान करता है भारतीय प्रेस परिषद, प्राप्त करता है पत्रकार ABK प्रसाद। ये किसी व्यक्ति को पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। 76वां बाफ्टा अवार्ड आयोजन हुआ था रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं केट ब्लैंचेट टार के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं एडवर्ड बर्जर, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 भी दिया गया मुंबई में, इसका आयोजन हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं R बाल्की, उनको चुप मूवी के लिए मिला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 है। ज्ञानप्पन पुरस्कार गुरुवायूर देवस्वाम द्वारा दिया गया कवि PV मधुसूदनन नायर को। संसद रत्न पुरस्कार 23 की घोषणा हुई भाई, याद रखना। संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामलों के जो राज्य मंत्री की अध्यक्षता और TS कृष्णमूर्ति भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की सह अध्यक्षता में प्रतिष्ठित सांसदों नागरिक समाज की जूरी समिति ने लोकसभा के 8 और राज्यसभा के 5 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया है। कितने? 8 लोकसभा 5 राज्यसभा से। लोकसभा से जो नामित हैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पश्चिम बंगाल के, गोपाल चिन्नैया शेट्टी भाजपा महाराष्ट्र से, सुधीर गुप्ता भाजपा मध्य प्रदेश से, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, विद्युत बरन महतो भाजपा झारखंड, डॉक्टर सुकांत मजूमदार भाजपा पश्चिम बंगाल, कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित भाजपा महाराष्ट्र से दिया गया इनको। ठीक है। राज्यसभा के जो नामित हैं इसमें श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, डॉक्टर जॉन बिटास CPIM केरल, डॉक्टर मनोज कुमार झा राजद बिहार, विशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी UP, श्रीमती छाया वर्मा कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो TK रंगराजन, इन 2 कार्यकाल के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद और एक वरिष्ठ CPIM नेता थे, तो इनको मिला है। ठीक है। विश्व मातृभाषा पुरस्कार की बात करें तो प्रदान करता है बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना है। प्राप्त करता है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ओडिशा में, स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए प्रयासरत सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको दिया गया है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय ने 2019-2021 के लिए नई दिल्ली में इसकी घोषणा की है, और इसमें याद रखना 2019 के लिए ममता चंद्राकर खैरागढ़ को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया 2019 के लिए अपनी कला का प्रदर्शन के लिए। ओडिसी नृत्यांगना रविंद्र अतिबुद्धि और छाऊ नर्तक त्रिलोचन मोहंता को 2020 का पुरस्कार मिला, और 2021 के लिए गायिका है सुष्मिता दास को सुगम संगीत, विजय कुमार जैना को नृत्य और मनोज पटनायक को रंगमंच निर्देशन के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। आगे बात करें, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में
इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, लेखक हैं डॉक्टर पैगी मोहन ने अपनी पुस्तक वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ बीपी नंद कुमार को व्यापार की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मनी में शरणार्थियों की सहायता के लिए जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना चाहिए। ओके, चलिए एक यहाँ पे एस राजामौली के निर्देशन में बनी RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। आगे बात करें पुस्तकों की, तो किसने लिखी है? द गोल्डन मोल है कैथरीन रंडेल की, रूफ टॉपर्स है कैथरीन रंडेल की, सुपर इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोने कैथरीन रंडेल की है, अवेकिंग ब्लू टाइगर है नील शाह और गौरव गाला का, द कॉर्बेट पेपर्स किसका है? अक्षय शाह और स्टीफन अल्टर द्वारा संपादित, बिटवीन होप एंड डेस्पेयर राजीव भार्गव का है, व्हेन दे कन्वर्ज्ड साधना शंकर, विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी, ऑब्लिवियन एंड अदर स्टोरीज गोपीनाथ मोहंती, याद रखना इनके द्वारा लिखी गई। करसेट बन्नी बोराचुंग का है, एंटोन हूर द्वारा अनुदित है। डार्क स्टार रणवीर सिद्धू ब्राह्मण द ग्रेट नियाज खान ने लिखा। देग टू दस्तर खान तराना हुसैन खान, आर डिसमेंटल्ड स्टेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 अनुराधा भसीन ने लिखा है। स्पेयर प्रिंसरी रिफॉर्म नेशन गौतम चिकरमा ने, ओल्ड ग्लोरी जोनाथन रबन, पंकजा वसंत कन्नबीरन, नॉट क्वाइट और डिजास्टर आफ्टर ऑल बुकू सरकार, लव एंड वॉर इन बosनिया हुमायूं कबीर, फॉलोइंग अ प्रेयर सुंदर सरकई ने लिखा। इन हार्ड टाइम्स मनोज जोशी, प्रवीण स्वामी, निष्ठा गौतम, ये वाला हो सकता पूछा जाए। द ब्रोकन स्क्रिप्ट स्वप्ना लिडल, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कॉलोनियल एंड पोस्टल कॉलोनियल इंडिया आदित्य मुखर्जी, द इंडियन मेट्रोपोलिस फिरोज वरुण गांधी, अनफिनिश्ड बिजनेस नंदिनी विजय राघवन, अनकॉमन स्कूलिंग जानकी नायर द्वारा संपादित सौमित चटर्जी, हिज लाइफ इन सिनेमा एंड बियॉन्ड अमिताभ नाग, और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स सीमा सिरोही की है। ठीक है, महत्वपूर्ण सम्मेलनों की भी बात कर लें। महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात करें, भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन हुआ राम भाव मलागी प्रबोधनी उत्थान परिसर मुंबई। उद्घाटनकर्ता भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत। उद्देश्य भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाना और G20 के विचार को युवाओं तक प्रसारित करना। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? अहमदाबाद गुजरात में। उद्देश्य रहा 10 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव ज्ञान का उपयोग करने और उनके द्वारा पहचानी गई समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करके उनके रचनात्मकता को बढ़ावा देना। इसका आयोजन गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन द्वारा किया गया, मतलब तीनों संयुक्त रूप से किए हैं। ठीक है, पहला यूथ 20 इंसेप्शन सम्मेलन 2023 का गुवाहाटी असम में। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया और इन्वेस्ट यूपी 2.0 भी लॉन्च किया है, याद रखना। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE में हुआ है और इसमें याद रखना थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकारों को आकार देने महत्वपूर्ण उपकरण नीतियों मॉडलों का विकास करने में योगदान देने के लिए वैश्विक विचारक नेताओं, वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं को एक साथ लाना। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस आयोजन हुआ कटक उड़ीसा में। उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति महोदय। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का हुआ फिजी में और थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। उद्घाटनकर्ता भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका थे। फिजी पहली बार इसकी मेजबानी किया है। और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में हुई है। थीम रही रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रिया और भविष्य के लिए विजन। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ, पेरिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हुआ। 17वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 14-15 जून 2022 को वारसा पोलैंड में किया गया था। ठीक है, दिल्ली में पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित हुआ था, याद रखना। और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया। फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक धारा का आयोजन 13 से 14 फरवरी 2023 तक पुणे में
किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। और ये जो है आपका अप्रैल महीने का करंट अफेयर समाप्त हुआ है। अब इसके बाद मार्च का रहेगा, फिर फरवरी, फिर जनवरी का, इसी तरीके से धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। और बाकी जून 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के लिए भी करंट अफेयर बनाएंगे, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उस वीडियो तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की ऑलरेडी बनी हुई है। उसमें एडिटोरिया का भी है, ये दृष्टि नवत्र का भी है, तो दोनों मिला के आप उसको देख सकते हैं। इधर जनवरी से लेकर इधर का कवर करेंगे, इधर इससे हम, तो इस तरीके से आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा और अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।